मान लो आप किसी हॉन्टेड जगह जाते हैं, वहां पे जाकर आप देखते हैं कि आपके साथ में जो चार पांच दोस्त हैं उनमें से किसी की भी शेडो नहीं बन रही है, तो वो आपके लिए कैसा फील होगा, आपके लिए वो कितनी ज्यादा क्रिपी फीलिंग होगी। तो आज की कहानी कुछ इसी के ऊपर है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एलेक्स और स्वागत करता हूं एवरीथिंग एलेक्सा के इस मिस्टीरियस चैनल पर। आज की कहानी है राजेश की, जो कि आईआईएम कॉलेज से अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं कोलकाता से। कहानी है 2017 की। राजेश को हालांकि एक फोबिया है डार्कनेस से उसको डर लगता है। उसे किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए या किसी अंधेरी जगह पर उसको अकेले को छोड़ दिया जाए तो वो इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। किसी भी फोबिया को हम देखें तो मान लो कि किसी को पानी से फोबिया होता है, किसी को ऊंचाई से फोबिया होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोबिया होते हैं। तो उसी तरीका का एक फोबिया राजेश को था। राजेश को डार्कनेस से डर लगता था। अब उस अपने डार्कनेस के इस फोबिया को दूर करने के लिए वो सोचता है कि मैं ऐसा कुछ करूं या ऐसे कुछ हॉरर चीज में फील करूं या ऐसा कुछ मैं कोई हॉन्टेड जगह पर जाकर जिससे ज्यादा कुछ फेमस हो, उस जगह को जाकर मैं यदि एक्सप्लोर करूं तो शायद मेरा फोबिया निकल सकता है। राजेश को जब बचपन से ही या जहां भी वो हालांकि अभी तक रहा था वहां से उसको यही कुछ, वो सारे लोग उसको डराते थे कि तुझे अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे, तुझे अंधेरी जगह पर छोड़ देंगे। इस तरीके के फोबिया से लेकर राजेश बहुत ज्यादा परेशान रहता था। अब हालांकि वो एमबीए कर रहा था, बड़ा हो गया था, तो इस टाइम तक जाकर राजेश सोचता है कि ये बेस्ट टाइम है मेरे इस फोबिया को दूर करने का। तो राजेश और राजेश के चार दोस्त, एक का नाम सरबजोत, एक का नाम प्रतीक और दो उसके कजन सिस्टर्स थी। एक का नाम था गुलमोहर और एक का नाम था तनीषा। अब वो पांचों मिलकर प्लान करते हैं कि किसी एक ऐसी हॉन्टेड जगह को एक्सप्लोर किया जाए। जब भी वो ऐसी कुछ चीजें होती है मान लो जो हिडन होती है बाकी लोगों से, मतलब इतनी ज्यादा वो फेमस नहीं होती, और ऐसी कुछ चीजें जो कि हॉन्टेड होती हैं वाकई, उनके बारे में राजेश ने थोड़ी स्टडी करी। उसको पता चला कि वेस्ट बंगाल में एक दार्जिलिंग जगह है। अब दार्जिलिंग में एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा गांव है जहां पे एक स्कूल है और एक चर्च है जो कि हॉन्टेड बताए जाते हैं। अब राजेश इन चीजों को थोड़ा सा रिसर्च करता है, इन पे स्टडी करता है। अब इसके सारा कुछ स्टडी करने के बाद राजेश सोचता है कि हमें इस चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए। इससे शायद मेरा जो डार्कनेस से डरने का जो फोबिया है, अंधेरे का जो मेरा फोबिया है, वो शायद निकल जाए। तो राजेश प्लान करता है दार्जिलिंग जाने का। अब दार्जिलिंग के उस गांव तक कोई वेस्ट बंगाल के उस कोलकाता से कोई ट्रेन नहीं जाती थी, ना कोई बसें जाती थी। तो वहां पर जाने के लिए या तो कोई प्राइवेट व्हीकल हो या कोई मतलब गाड़ी वगैरह हो। तो उन पांचों ने मिलकर प्लान किया कि एक कार रेंट पे लेते हैं, फिर हम पांचों चलते हैं। वहां पे जाने से पहले वो एक होटल बुक करते हैं। होटल बुक हालांकि उन्होंने दार्जिलिंग में किया था। अब दार्जिलिंग में जाके होटल बुक कर लिया। अब सारे वहां से निकलते हैं कोलकाता से, रात के टाइम पे निकलते हैं और सुबह के टाइम पे वो दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं। दार्जिलिंग पहुंचते ही वो रूम में जाते हैं अपने जिस होटल में उन्होंने रूम बुक किया था। सारे फ्रेश अप होते हैं। दिन के समय एक्चुअली वो जिस हॉन्टेड एरिया को एक्सप्लोर करने आए थे वहां पर वो जाना नहीं चाहते थे। तो वो सोचते हैं कि दिन में शायद हम सिटी घूम लें, सिटी के लोगों से उस एरिया के बारे में पता करें, वहां पे कि क्या कुछ है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन शायद वहां के सारे लोकल हैं तो वो हमें कुछ डिटेल्स में हमें बता पाए कि उस चर्च के बारे में और उस हॉन्टेड स्कूल के बारे में। तो जैसे ही उन पांचों ने लोगों से पूछना स्टार्ट किया तो लोगों की मान लो एकदम से चुप्पी हो गई। लोग मतलब चुप रह रहे थे। उस टाइम उस टॉपिक पे कोई बोलने को तैयार नहीं था। सारे जब भी किसी से कुछ पूछा जाता था तो कोई उससे बात करने को तैयार नहीं होता उस टॉपिक के बारे में। तो सारा कुछ उनके हाथ में निराशा ही लगी थी। सारा दिन घूमने के बाद में दार्जिलिंग में उन्होंने सोचा कि यार इस चीज के बारे में कोई इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव मतलब कोई है ही नहीं, कोई इतना ज्यादा इच्छुक नहीं है, कोई बताना नहीं चाहता, तो क्या करे। हालांकि उन्हें एक्सप्लोर करना था तो मन थोड़ा सा टूट जाता है उनका कि यार कोई बताना नहीं चाहता। उसका रीजन हालांकि लोग बता ही नहीं रहे थे तो उसका एग्जैक्ट कोई रीजन उनके सामने भी नहीं आया। तो जब वो बाहर वापिस जाने लगे थे तो गाड़ी के पास जाने से पहले उन्हें एक आदमी मिलता जिसका नाम था दामोदर। दामोदर से मिलने के बाद दामोदर उनको बोलता है कि बेटा वहां पर मत जाओ। दामोदर हालांकि 60-65 साल का एक बूढ़ा आदमी था। तो दामोदर उनको बोलता है कि बेटा वहां पर मत जाओ, काफी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं, काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, वहां पर जाओगे तो शायद आपको वापिस आप लौट भी ना पाओ। आप एक यंग जनरेशन हो, आपको बहुत ज्यादा मतलब ये चीजें पूरी लाइफ तक परेशान कर सकती हैं, तो आप वहां पे मत जाओ। तो ये सब सुनने के बाद उन पांचों की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। अब वो पांचों और ज्यादा उस चीज को जानना चाहते थे कि यार वाकई क्या है, क्योंकि यंग जनरेशन में एक किसी चीज को जानने का एक कीड़ा होता है कि मतलब कैसे हम जाने उसके बारे में। यदि हमें किसी बात के लिए मना किया जाए तो हम सोचते हैं कि हाँ उसको किया जाए, है ना। कोई चीज हमें मना की जाती है तो हम उस टाइम उस चीज को करने का ज्यादा सोचते हैं। तो जब दामोदर ने उसको मना किया उन पांचों को, तो उन पांचों ने सोचा कि चलो जाएंगे तो जरूर, उस चीज को एक्सप्लोर हम जरूर करेंगे। दामोदर को कैसे कैसे करके कन्विंस करते हैं कि यार दामोदर आप एक ओल्ड गाय हो तो
आप एक्सपीरियंस्ड हो काफी, आप यहाँ के लोकल भी हो, क्या आप हमारे साथ में चलोगे? बहुत बार उन्होंने पूछा दामोदर से, लेकिन दामोदर ने हर बार मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं चल सकता। क्योंकि दामोदर को हालांकि उसके साथ में जो भी इंसिडेंट्स हुए थे, हालांकि वो लोकल थे वहां के, तो उसको सारा कुछ पता था कि वहां पे क्या कुछ है। दामोदर ने हर बार मना किया, लेकिन जब उन्होंने पैसे के बारे में बोला कि एक लोकल जो गाइड को पैसे मिलते हैं, हम उससे ट्रिपल जो फीस होती है हम वो आपको देंगे, तो पैसों के लिए दामोदर तैयार हो गया। लेकिन दामोदर ने एक शर्त रखी कि जब भी तुम बाहर एक्सप्लोर करने जाओगे तो मैं गाड़ी में ही रहूंगा, मैं गाड़ी से बाहर नहीं उतरूंगा। अब उन लोगों ने उस चीज की एक तरीके से वो शर्त मान भी ली कि उनको तो बस एक्सप्लोर करना था, उनको एक ऐसे गाइड चाहिए था जो यहाँ का लोकल हो, उसको यहाँ की लोकल सारी बातें पता हो। तो उन्होंने दामोदर को बोल दिया कि चलो ठीक है, आप हमारे साथ में चलना, आप चाहे गाड़ी में रहना, हम बाकी सारा कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे। अब सारे होटल में चले जाते हैं, दामोदर की कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं, बोलते हैं कि आज तो हम यहाँ पे रहेंगे, तो हम मतलब पूरे दिन हम यहाँ पे रहेंगे और शाम के टाइम पे हम चलेंगे। और 1-1:30 बजे की बात थी, दामोदर को बोल दिया आप फ्रेशअप होके आ जाओ, होटल में हम मिलते हैं। फिर करीबन 3-3:30 बजे वो निकलते हैं वहां से, दामोदर और पांचों वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। और जिस डेस्टिनेशन पे उनको जाना था, जिस जर्नी पे उनको जाना था, उससे करीबन 2 किलोमीटर पहले एक होटल था, वो जाके होटल पे वहां पे एक कमरा लेते हैं। थोड़ा सा सफर तो सफर की, एक्चुअली क्या फॉरेस्ट वो एरिया था, तो वहां से थोड़ी धूल वगैरह उड़ने के कारण उन्होंने सोचा कि चलो एक बार फ्रेश होके फिर हम एक्सप्लोर करने जाएंगे। तो जाके वहां पे रूम पे वो फ्रेश होते हैं, एक होटल उन्होंने लिया था। फ्रेश होने के बाद करीबन रात के शाम के 4-4:30 बजे वहां से निकलते हैं। निकलने के बाद सबसे पहले स्कूल में जाते हैं। स्कूल में एक गार्ड था, गार्ड से जाकर बातें करते हैं। वो पांचों बाहर होते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ दामोदर रहते थे, क्योंकि दामोदर ने पहले ही शर्त रखी थी कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बाकी तुम पांचों जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वो पांचों निकलकर गार्ड से बात करते हैं कि हमें अंदर जाना है, हम एक बार स्कूल में जाकर देखना चाहते हैं, हम स्कूल को देखने आए हैं। तो गार्ड ने साफ साफ मना कर दिया कि अभी एक समर वेकेशन चल रहा है, तो समर वेकेशन के कारण यहाँ पे कोई है नहीं, ना कोई प्रिंसिपल ना कोई स्टूडेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे नहीं जा सकते अंदर, मैं जस्ट गार्ड हूँ, तो आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकता। तो कैसे भी करके वो गार्ड को कन्विंस करते कि हम बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे अंदर, हम टूरिस्ट हैं, तो हमें जस्ट कुछ फोटोग्राफ्स लेने हैं, तो हम बस फोटोग्राफ्स लेके बाहर आ जाएंगे। अब थोड़े बहुत शायद वो पैसे वैसे भी देते हैं उसको, गार्ड को, तो गार्ड राजी हो जाता, चलो फिर 10-15 मिनट आप जाके आ जाओ, क्योंकि आपको जिस पिक्चर्स लेने हैं तो आप लेके वापस आ जाना। अब वहां से तनीषा और राजेश सोचते हैं अंदर उसमें स्कूल में जाने का, और बाकी प्रतीक, सरबजोत और गुलमोहर वो जाते हैं चर्च के लिए, क्योंकि उन्हें 2 अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने आए थे। तो उन तीनों ने सोचा कि हम चर्च में जाते हैं, तुम दोनों जाके आ जाओ स्कूल में। तो जब वो अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद राजेश और तनीषा थोड़ी देर दूर अंदर जाते हैं, 4-5 क्लासरूम छोड़ के अंदर एक रूम होता है, जिसमें उन्हें एक अजीब सी आवाज आती है, एक क्रीपी सी आवाज, मानो कि कोई धीरे धीरे पढ़ रहा हो और गुस्से से पढ़ रहा हो, जैसे कि हमें कोई पढ़ने को बोला जाए, जबरदस्ती बिठाया जाए और हम गुस्से से किसी किताब को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कोई पढ़ रहा हो। तो एक रूम था, क्लासरूम था, क्लासरूम की खिड़की थोड़ी सी टूटी हुई थी, तो उसके नीचे से देखा जा सकता था कि अंदर क्या है। अब वहां पे तनीषा और राजेश एक दूसरे से एकदम ऐसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी कुछ सुनाई दे रहा है। पहली बात तो वो डर जाते हैं उस चीज को देखकर कि गार्ड ने हमें बताया था कि शायद हो सकता है, मतलब गार्ड ने जैसा हमें बताया कि अंदर कोई नहीं है, ना कोई प्रिंसिपल ना कोई स्टूडेंट्स है, तो फिर अंदर कौन है। तो वो सोचते हैं कि हो सकता है शायद कुछ हो, गार्ड हमसे झूठ बोल रहा हो। जब राजेश और तनीषा अंदर देखते हैं तो अंदर उन्हें एक इंसान दिखता है जो कि पूरा एकदम ब्लैक कपड़ों से ढका हुआ है, उसके हाथ में एक बुक है और उसकी आंखें एकदम टोटल रेड हैं, और वो उस बुक को इतना गुस्से से पढ़ रहा है। तो उसको देखकर वो इतना ज्यादा डर जाते हैं, कांपने लगते हैं। जब उसको देख रहे होते तो पीछे से एक हाथ राजेश के कंधे पर आके ऐसे लगता है। एकदम से राजेश मुड़ के देखता है, जोर से चिल्लाता है कि कौन है। तो पीछे सरबजीत खड़ा होता है। वो सरबजीत को देख के एकदम चौंक जाता है कि सरबजीत तुम यहाँ क्या कर रहा है, तो वहां पे चर्च एक्सप्लोर करने गया था। तो बोलता है कि वहां पे गुलमोहर और प्रतीक वो मेरे से मतलब इतना ज्यादा मुझे एकदम बुली टाइप कर रहे थे, मुझे मतलब थोड़ा छेड़ रहे थे, तो मैं वहां से आ गया। सरबजोत के इतना कुछ कहने के बाद में राजेश और तनीषा सोचते हैं कि चलो फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ जो भी हो चलो ठीक है, हो सकता है शायद अंदर कुछ कोई टीचर हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, या कोई प्रिंसिपल वगैरह कोई भी हो सकता है, शायद हमसे गार्ड ने झूठ बोला हो। अब वो फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर करना चाहते थे, वो फर्स्ट फ्लोर जाते हैं। जैसे वो सीढ़ी से चढ़ रहे होते हैं, तनीषा एकदम से गिर जाती है। अब सरबजोत और राजेश पीछे मुड़कर देखते हैं कि क्या हुआ। अब तनीषा बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद पीछे से मुझे किसी ने खींचा हो। अब वो भी इस चीज को डर जाते हैं कि यहाँ पे कोई है ही नहीं और कैसे मतलब तुम्हें खींचा हो। अब एकदम से राजेश का ध्यान जाता है सरबजोत के ऊपर। सरबजोत को जैसे ही वो देखता है तो सरबजोत की शैडो नहीं बन रही है,
ये सब चीजें देखकर राजेश सोचता है कि यार इसकी शेडो क्यों नहीं बन रही है। अब राजेश के पैरों तले एकदम से मान लो जमीन खिसक गई। अब राजेश ये सब देखकर राजेश तनीषा को ऐसे इशारों में बताता है कि देख सरबजीत की शेडो नहीं बन रही है, देख सरबजीत की शेडो नहीं बन रही है। लेकिन तनीषा इस बात को समझ नहीं पाती कि राजेश एक्चुअली कहना क्या चाहता है, क्योंकि वो इशारों में ही बता रहा था। हो सकता है शायद ऐसी कुछ बातें बता रहा हो जो शायद सरबजीत को नहीं पता चलनी चाहिए, वो तभी वो इशारों में ही बता रहा है। तो तनीषा जैसे ही उसको कुछ बोले उससे पहले राजेश का ध्यान तनीषा की शेडो पर जाता है, तो तनीषा की भी शेडो नहीं बन रही है। एकदम से राजेश ने कुछ भी नहीं देखा, ना उसके हाथ काम किए ना पैर काम किए। एकदम से राजेश वहां से भागा, जोर से भाग के राजेश बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तब वो पीछे से मतलब भाग के आ रहे थे, उसको आवाजें मार रहे थे, राजेश हम प्रॉब्लम में, हमें बचाओ। लेकिन राजेश ने कुछ भी नहीं देखा, जैसे भाग के वो बाहर आ गया। अब बाहर आके उसने देखा कि उसके चारों दोस्त चर्च की साइड से भाग कर आ रहे हैं। वहां से प्रतीक, सरबजोत, तनीषा और गुलमोहर चारों वहां से भाग कर आ रहे हैं। अब ये देखकर उसके थोड़ी सी जान आई, लेकिन वो भाग कर आ रहे हैं और वो भी चिल्ला रहे हैं कि लड़का 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 करके। अब वो लड़का लड़का करके चिल्ला रहे हैं। आते राजेश ने पूछा कि मतलब क्या हुआ। वो बोल रहे कुछ भी नहीं हुआ, तो अंदर चल गाड़ी में बैठ, वहां पर एक लड़का है जिसके वो भूत टाइप का ऐसा मुझे बता रहे थे। वो अंदर गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठकर वो सारी स्टोरी बताते हैं कि वहां पे एक लड़का था, उसके उस लड़के के सर नहीं है, उसका सर उसके हाथ में है और वो एक क्रीपी सी स्माइल कर रहा है, जैसे कि मतलब वो हमें खाना चाहता हो, वो हमें मारना चाहता हो। तो सारी बातें उसको दामोदर को बताते हैं कि दामोदर जल्दी से यहाँ से गाड़ी भगाओ, हम नहीं तो वो लड़का हमें मार देगा। अब दामोदर उन पांचों को बोलता है कि तुमने तुम्हारी जान तो जोखिम में डाली, तुमने साथ में मेरी जान जोखिम में डाल दी। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि यहाँ पे आना सही नहीं है, यहाँ पे आने पे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जैसे तैसे करके दामोदर वहां से गाड़ी भगाता है। मुश्किल से 2 किलोमीटर आगे पहुंचे होंगे। आगे पहुंचने के बाद वो नोटिस करते हैं कि हम जब गाड़ी के बाहर थे तब हम 5 थे, लेकिन गाड़ी के अंदर हम 4 ही हैं। वहां पे तनीषा नहीं थी। ये देख के और भी ज्यादा डर जाते हैं कि तनीषा कहाँ रह गई। वो तनीषा को कॉल करते हैं, लेकिन तनीषा का कॉल नहीं लग रहा। थोड़ी देर रुक के वो सोचते हैं कि क्या किया जाए, या तनीषा का वेट किया जाए। तनीषा का यहाँ वेट करेंगे तो हो सकता है तनीषा के साथ ऐसा कुछ हो जाए जो शायद हम सोच भी ना पाए। तो वो गाड़ी को यू टर्न लेते हैं और वापस चले जाते हैं उस स्कूल के पास में। अब स्कूल के पास में जाकर वो देखते हैं कि वहां पे तनीषा थी नहीं। ये बात और ज्यादा उनको एकदम से मान लो वो चौंक जाए उस चीज को देखकर। तो ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ, तनीषा अभी यहाँ पे थी और यहाँ नहीं है। वो चर्च की तरफ जाते हैं गाड़ी लेकर। चर्च के पास में जाके देखते हैं तनीषा वहां पे गिरी पड़ी थी। अब एक चीज यहाँ पे सामने आती है, जब वो चारों वहां से भाग कर आ रहे थे उस टाइम तक तनीषा उनके साथ में थी, और जब वो गाड़ी के पास में तब भी तनीषा वहां पे थी। उस टाइम भी तनीषा कुछ बोल नहीं रही थी। तो हो सकता है कि वो भी तनीषा ना हो। अब वो जाके चर्च के पास में जाते हैं। चर्च के पास में जाकर वो तनीषा को उठाते हैं, उसे पानी डालते हैं, कि जैसे तैसे करके तनीषा को जगाते हैं, लेकिन तनीषा कुछ बोल नहीं रही। अब तनीषा को गाड़ी में लेकर जाते हैं, सारे होटल पहुंचते हैं। होटल में जाके सारे बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं। तनीषा को मेडिसिन दी जाती है, डॉक्टर बुलाया जाता है, दवाई दी जाती है। और थोड़ा बहुत तनीषा रिकवर होती है, तब वो सोचते हैं कि चलो हम वापस कोलकाता चलते हैं। सारे कोलकाता पहुंच जाते हैं। कोलकाता पहुंचने के बाद में तनीषा की हालत में और ज्यादा गड़बड़ानी चालू होती है। तनीषा धीरे धीरे और ज्यादा प्रॉब्लम में होती जाती है। तनीषा धीरे धीरे डिप्रेस्ड होती जाती है। 1 साल निकल जाता है। 1 साल निकलने के बाद तनीषा ने सुसाइड कर लिया था। 2017 की ये बात थी, 2018 में तनीषा ने सुसाइड किया था। अब राजेश अभी भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील करते हैं। जब भी राजेश से इस मुद्दे पर पूछा जाता है कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था, राजेश बोलता है कि मैं मेरा खुद का फोबिया भगाने गया था, लेकिन ये फोबिया ही मुझे एक तनीषा की मौत का कारण बना। शायद मैं इस फोबिया से डरकर या इस फोबिया को भगाने के लिए इतना कुछ नहीं करता, मैं उस हॉन्टेड जगह को एक्सप्लोर करने के बारे में नहीं सोचता, तो शायद आज तनीषा की मौत नहीं होती। जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में तनीषा ने इतनी ज्यादा किसी से बात नहीं करी थी। वो 1 साल के उस टाइम पीरियड में तनीषा का किसी से ना मिलना जुलना होता। तनीषा बस घर पे रहती और किसी से इतना ज्यादा बात भी नहीं करती थी। उसके बाद में तनीषा ने सुसाइड भी कर लिया था। तो राजेश हर बार इसी चीज को दोहराता है कि तनीषा शायद अभी तक जिंदा होती, और जिस चीज को मैं मिटाने गया था, जिस फोबिया को मैं मेरे से भगाने गया था, वो फोबिया भी अभी तक मेरे साथ है। और हालांकि वो फोबिया ही नहीं बल्कि उस फोबिया से भयंकर, क्योंकि पहले मैं डार्क जगह पे जाता था तब मुझे लगता था कि शायद मैं ये डार्कनेस मुझे खा जाएगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उस डार्कनेस में बहुत सारी ऐसी पैरानॉर्मल चीजें हैं। उस डार्कनेस में ऐसी बहुत सारी वो लड़के, जो कि वहां पर वो हेडलेस वो लड़का था, शायद वो हेडलेस लड़का मुझे हर टाइम उस अंधकार में दिखता है। तो मेरा फेवर एक तरीके से जो मेरा फोबिया था
वो फोबिया लगातार बढ़ ही रहा है, वो फोबिया नहीं घट रहा। तो हो सकता है शायद ये इंसिडेंट्स और ये फोबिया राजेश के लाइफ टाइम तक साथ में रहे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम पूरी लाइफ कोशिश कर ले लेकिन तब भी हम नहीं हटा पाते। तो ये फोबिया एक राजेश के उसी तरीके से काम कर गया। अब शायद राजेश जब भी ट्राई करेगा उस फोबिया को हटाने का, तो शायद जो डार्कनेस वाली चीजें हमेशा राजेश के माइंड में आती रहेंगी। तो ये थी एक रियलिस्टिक कहानी राजेश की। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार और किसी हॉरिफिक या किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय।